इतिहास बदल सकता है, और जो पसीने से भीगेगा वो इतिहास बदल सकता है। ऐसे इतिहास पुरुष को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय ओपी चौधरी। हमारे आज के इस कार्यक्रम में मेरे प्रेरणा के स्रोत, मेरे प्रशासनिक जीवन के पूरे मार्गदर्शक, मेरे राजनीतिक जीवन के मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जो पूरे छत्तीसगढ़ को वास्तविक अर्थों में न केवल बनाने का बल्कि उसी को एक नई, आज जो मुख्यमंत्री के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के कॉमर्स के अध्यक्ष सतीश थुरानी भैया जी, हमारे बीच ज्ञानचंद बाफना जी, जिन्होंने जो व्यापार से ज़्यादा मुझे लगता है कविता क्षेत्र में अपने आप को आजमाए होते तो और बड़े सफल व्यक्तित्व बनते, ऐसे ज्ञानचंद जी, और जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और यहाँ पर जिन उद्यमियों को सम्मानित किया गया, उन दीदियों को, उन मेरे भाइयों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने एक नीचे से परिश्रम करते हुए वो आगे बढ़े हैं, उनको मैं विशेष बधाई देता हूँ। जगत के गंगोत्री से गंगा सागर तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, और इतना शानदार कार्यक्रम जो आप लोगों ने आयोजित किया है, चेंबर के जिलाध्यक्ष कमलेश जी, यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूरे कर्ता धर्ता कहूँ तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी, आदरणीय खूबचंद जी, और पूरी आप लोगों की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इतने बड़े और इतने विविधतापूर्ण ढंग से आप लोगों ने कार्यक्रम को आयोजित किया है, और एक महासागर स्वरूप ये सैलाब बन करके उमड़ा है। राजनांदगांव के लोगों को मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। आप लोगों ने अपना विधायक ही डॉक्टर साहब को नहीं चुना, आप लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ को लगातार मुख्यमंत्री दिया, और वो मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ की असली पीड़ा, असली शोषण को समझा। मैं बस्तर में क्षेत्र में भी काम किया हूँ, और मैं वहाँ पे सुनता था कि डॉक्टर रमन सिंह जी के पीडीएस व्यवस्था के पहले आदिवासी भाइयों के शोषण का सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक था तो नमक था। आदिवासी भाई अपने गांव में, अपने जीवन में, अपने जंगल में सब कुछ आत्मनिर्भरता के साथ जी लेते थे, लेकिन चाहे चिरौंजी हो, चाहे उनके बहुमूल्य वनोत्पाद हो, उन सब को हाट बाजार में 2 किलो 4 किलो नमक के बदले उनको देना पड़ता था। इस शोषण के प्रतीक को समझते हुए, छत्तीसगढ़ की भुखमरी को समझते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने पीडीएस व्यवस्था लाकर निःशुल्क नमक देने का, 1 रुपया 2 रुपया किलो चावल देने का जो निर्णय लिया, छत्तीसगढ़ के प्रति इससे बड़ी संवेदनशीलता नहीं हो सकती। ऐसे व्यक्तित्व को आप लोगों ने छत्तीसगढ़ को दिया, इसके लिए मैं सभी राजनांदगांव वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हमारे सब व्यापारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आप लोगों को मैं अपने सीमित आर्थिक बुद्धि के आधार पर कुछ जरूर बात कहूँगा। मैं विषय तो बहुत सारे अलग अलग पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन में, आईएएस की तैयारी के समय, आईएएस बनने के बाद कानून हो, लॉ हो, प्रशासन हो, आईएएस परीक्षा देने के लिए मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, साहित्य पढ़ा, दर्शन शास्त्र पढ़ा, पहले ग्रेजुएशन में मैथ्स फिजिक्स पढ़ा, तो ये सब कुछ पढ़ा, लेकिन मेरा सबसे प्रिय विषय अर्थशास्त्र ही है। मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अर्थशास्त्र ही है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी देश, दुनिया, प्रदेश को अगर सही तरीके से संचालित करना है तो अर्थशास्त्र से बड़ी भूमिका और किसी चीज़ की नहीं होती। बहुत अंदर से महसूस करता हूँ आज भारत देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस मोड़ पर खड़ा है, वो मुझे लगता है कि हमारे व्यापारी साथियों के लिए, हमारे उद्यमी साथियों के लिए इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता है।
आज से 30 साल 40 साल पहले के भारत की हम कल्पना करें, 1970 के दशक की भारत, जिसको आप में से कई लोगों ने देखा है। खूबचंद पारक जी जैसे हमारे लोग हैं जो 1970-80 के दशक के व्यापार को भी बहुत करीब से देखे होंगे। 1970 के दशक में, 1980 के दशक में भारत के पास वो अवसर नहीं था। भारत की आर्थिक नीतियां अपने आप में बहुत गड़बड़ थी। वो रिस्ट्रिक्शनवादी, प्रतिबंध पर आधारित, लाइसेंस, कोटा, परमिट राज पर आधारित थी। और उसी कारण से भारत की आज़ादी के बाद से 1991 तक का जो आर्थिक इतिहास है वो बहुत ही अंधेरे तरह का इतिहास है। उसमें जिस इकोनॉमिक फिलॉसफी को अपनाया गया वो आर्थिक दर्शन ही पूरी दुनिया में फेल हुआ। आप सब जानते हैं, जो प्रतिबंध का, जो कोटा, परमिट, लाइसेंस का जो आर्थिक दर्शन था पूरी दुनिया में फेल हुआ। लेकिन 1991 में सुधारवादी कदम उठाए गए और अटल जी ने उसको एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया और मोदी जी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को तो एक रॉकेट की स्पीड से एक्सप्रेस वे चलाने का काम किया। तो आज भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप सब व्यापारी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आजकल पूरे देश और दुनिया में तमाम चुनौतियों के बीच इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लार्जर इकोनॉमीज में। जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और अगर हम एक सामान्य आकलन करें कि अगर 8% की रेट से हमारी जीडीपी बढ़ती है और 5% मान लीजिए इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, तो 8 और 5 13% होता है इन्फ्लेशन को जोड़कर। और उसमें डेप्रिसिएशन को, अगर डॉलर का डेप्रिसिएशन को -1% करते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था 12% की रेट से बढ़ सकती है। और कोई चीज अगर 12% की रेट से बढ़ रही हो तो हर 6 साल में डबल हो जाती है। आप लोग गणित भी समझते हैं। कोई चीज अगर 12% के हर साल के चक्रवृद्धि रूप से बढ़ रही हो, कंपाउंडिंग हो रहा हो, चक्रवृद्धि रूप से 12% की रेट से बढ़ रही हो, तो 6 साल में डबल हो जाता है। और अगर ये जर्नी जिस तरह से मोदी जी इसको आगे लेकर जा रहे हैं, बड़े आसानी से आने वाले 25 सालों तक चल सकती है। और 6 साल में अगर डबल होती है हमारी अर्थव्यवस्था, तो आने वाले 24 साल में कितनी गुना हो जाएगी? 60 छोड़िए, 50 छोड़िए, 40 छोड़िए, अगर 30 ट्रिलियन डॉलर भी हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले 24 सालों में होती है, तो हमारे 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था अगर 30 ट्रिलियन डॉलर होती है, तो 26 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक वैल्यू, जिसको हम वेल्थ बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था में क्रिएट होगी। और अगर 26 ट्रिलियन डॉलर की किसी अर्थव्यवस्था में वैल्यू क्रिएट होगी और उसको हम अगर कैप्चर नहीं कर पाते, तो उसके लिए हम ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था, राज्य की जीडीपी तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक आप बड़े नहीं होंगे। ये बहुत स्पष्ट आर्थिक दर्शन है। जब आपका व्यापार बढ़ेगा, ये जो 4 ट्रिलियन डॉलर से 30 ट्रिलियन डॉलर होगा, मैं बोल रहा था, ये तभी होगा जब आप इतना बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारी स्पष्ट सोच है कि राज्य को आगे बढ़ाना है तो व्यापारी साथियों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध है। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी पूर्ण रूपेण प्रतिबद्ध हैं। और आज पूरी दुनिया की असली शक्ति को आर्थिक शक्ति डिसाइड करती है। पूरा बड़ी प्लानिंग के रूप में एससीआर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, स्टेट कैपिटल रीजन का कॉन्सेप्ट लेकर आए। और उसमें कई तरह के, कई बार पेपर वाले राजनांदगांव का नाम छोड़ देते हैं, कई बार कोई लिखता है, कोई नहीं लिखता है। वो मेरे विभाग के माध्यम से उसकी प्लानिंग होती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, लेकिन विभाग, मेरे विभाग के माध्यम से वो चलता है। तो मैं आज राजनांदगांव में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने भी स्पष्ट बोला, तुम जाके बोलना करके स्पष्ट करना। स्टेट कैपिटल रीजन का पार्ट राजनांदगांव अनिवार्य रूप से होगा, इसमें कोई संदेह न करें। अनिवार्य रूप से एससीआर का पार्ट होगा राजनांदगांव, और एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग होगी। अरे भाई,